Welcome to all my viewers, and today I am back with the topic supplementary gene. Supplementary का literal meaning क्या है? Supplementary means किसी के influence को और ज़्यादा बढ़ा देना, to add something, to add on, to increase or to accompany, यानी किसी के भी इफेक्ट को और ज़्यादा increase कर देना, that is literal meaning of supplementary. And these are supplementary genes. Supplementary genes are non-allelic or intergenic interactions. यानी ये intergenic interaction का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर दो डिफरेंट जीन्स जो अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 को मॉडिफाई कर देते हैं. ये इंटरजेनिक है, दैट्स राइट. These are also known as non-allelic interactions. Supplementary genes non-allelic टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें दो डिफरेंट जीन्स इंटरैक्ट करते हैं. लेकिन किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं? इसमें दो जीन्स में एक जीन या पहला जीन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस कर सकता है जबकि वो डोमिनेंट स्टेज में हो, यानी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो फर्स्ट जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है. लेकिन जो दूसरा जीन है, सेकंड जीन है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. उसको एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत होती है पहले जीन की इन डोमिनेंट स्टेट. यानी दो जीन्स हैं, आप मान सकते हैं ए एंड बी. तो ए तो अपना फुल एक्सप्रेशन दे सकता है, फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ. बी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक कि इसके साथ में ए सप्लीमेंट प्रेजेंट ना हो. यानी ए का अपना इंडिविजुअल इफेक्ट है, लेकिन ए और बी जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तब एक अलग फिनोटाइप बनता है. तो इस तरह से दो जीन्स हैं ए एंड बी. ए इंडिविजुअली एक्सप्रेस हो रहा है जबकि बी इंडिविजुअली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. उसको जरूरत है ए जीन की एक्सप्रेस करने के. सो इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन द डोमिनेंट allele of one gene produces its phenotypic effect independently, but the second gene in its dominant form is not able to produce its phenotypic effect. But when this second gene is present with the dominant allele of first gene, it modifies the phenotypic effect of first gene. This is called supplementary. Modified ratio is 9:3:4. यानी जो मेंडेलियन रेशियो है वो मॉडिफाई हो जाता है 9:3:1 से 9:3:4 में. और इसके लिए हम एक क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि किस तरह से सप्लीमेंट्री जीन काम करते हैं. The best example to understand supplementary gene action is development of grain color in maize. यानी मेज में जो ग्रेन का कलर है वो डिसाइड होता है दो जीन से. दो डोमिनेंट जीन्स हैं आर एंड पी. पी स्मॉल आर तो हम आर एंड पी भी कह सकते हैं. आर एंड पी दीज आर टू डोमिनेंट जीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द कलर प्रोडक्शन इन मेज. यहाँ पर आप देखेंगे ये दो जीन्स हैं, नॉन एलीलिक इंटरेक्शन है, दो डिफरेंट जीन्स हैं, अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट है. अब इसमें जब भी आर जीन प्रेजेंट होगा इन डोमिनेंट फॉर्म या डोमिनेंट एलील के रूप में, देन कलर विल बी रेड. यानी जो ग्रेन्स का कलर होगा वो इस आर जीन की वजह से होगा रेड. द रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द effect of gene R in dominant form, and gene P is unable to express itself independently. It does not produce any color on its own. यानी जो P जीन है ये अपना कोई भी कलर प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता है, यानी इससे कोई भी कलर का प्रोडक्शन नहीं होगा. इन दैट केस ग्रेन का कलर होगा वाइट. तो आर से ग्रेन
रेड और P से ग्रेन का कलर व्हाइट होगा, क्योंकि P जीन कलर बनाने में कलर को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये P जीन जब भी R के साथ प्रेजेंट होगा, यानी इसको R का साथ जैसे ही मिलता है तो ये R के फिनोटाइपिक इफेक्ट को मॉडिफाई कर देता है और R से बनने वाले रेड कलर को ये कन्वर्ट कर देता है पर्पल में। यानी जब भी P जीन R के साथ प्रेजेंट होगा तो रेड कलर प्रोड्यूस्ड बाय R गेट मॉडिफाइड इनटू पर्पल कलर। तो तीन तरह के सीड्स मिलेंगे, रेड, पर्पल एंड वाइट, और जो रेशियो होगा वो आप देखेंगे मॉडिफाई हो जाएगा 9:3:4। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दे आपको कि जो रिसेसिव अलील है आर, ये P के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है या नलीफाई कर देता है। जब भी ये डोमिनेंट फॉर्म में होगा तभी ये P को एक्सप्रेस करने देता है। ये चीज आप बहुत ध्यान समझ लें कि जब भी ये रिसेसिव फॉर्म में है R, तो ये P के इफेक्ट को कम कर रहा है। जैसे ही ये डोमिनेंट फॉर्म में आएगा तभी ये P को एक्सप्रेस करने देता है, और जैसे ही P को इसका साथ मिलता है तो रेड कलर मॉडिफाई हो जाता है पर्पल। Here a cross is made between purple seeds and white seeds। मैं इसके दो डिफरेंट सीड्स लिए, एक है पर्पल और एक है वाइट। जो पेरेंट्स है, जब R और P दोनों ही जीन प्रेजेंट होंगे तो ग्रेन का कलर होगा पर्पल, और जब दोनों ही एब्सेंट है तब कलर होगा वाइट। कैसे, ये आप आगे देखेंगे। ये गैमीट्स बने, कैपिटल R, कैपिटल P, स्मॉल r, स्मॉल p, they fuse together and in the F1 generation both the genes are present in dominant form। यानी कैपिटल R भी प्रेजेंट है और कैपिटल P भी प्रेजेंट है। तो आपको बता चुके हैं R is responsible for red color, but when gene P is present along with R, then this P converts red color into purple color। तो इसीलिए यहाँ पर F1 जनरेशन में जो फ्लावर सीड्स का कलर है वो रेड ना होकर, ना ही वाइट होकर कैसा हुआ, पर्पल। क्योंकि पर्पल कलर बनाने के लिए दोनों ही जीन्स को डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है। अब इन F1 प्लांट्स की सेल्फिंग की गई टू रेज F2 जनरेशन, और इस F2 जनरेशन में क्या है, देखिए इसको हमने उसी मेथड से किया है जैसे हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन में बताया कि आप पूरा स्क्वायर ना बना के, बनेट स्क्वायर ना बनाकर एक शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। दिस डाई हाइब्रिड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड। हमने मान लिया कि ये जो डाई हाइब्रिड है ये 2 मोनोहाइब्रिड से मिलकर बना है। वन इज कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल P and another is capital P, small p, and the monohybrid ratio is 3:1। Here is again 3:1, और अब इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया R and P, कैपिटल R, स्मॉल p, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल r, स्मॉल p, और 3 3 is 9, 3 1, 3 1 and 1। तो इस तरह से हमको इतने कॉम्बिनेशंस, 4 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस दिखाई दिए। अब यहाँ पर कलर देखते हैं। जब R और P दोनों प्रेजेंट है तो कलर क्या होगा, पर्पल। तो R और P जो दोनों प्रेजेंट है ये बने 9, यानी 9 हो गए पर्पल। 9 ग्रेन्स का कलर पर्पल होगा। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कैपिटल R प्रेजेंट है और P रिसेसिव फॉर्म में है, यानी स्मॉल p प्रेजेंट है। तो मालूम है कि एक जीन, पहला जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट है, उस पर
P का रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होने से कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल R इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस रेड कलर। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी कैपिटल R प्रेजेंट होगा लेकिन कैपिटल P प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर जो ग्रेन्स का कलर होगा वो होगा रेड। तो वो कितने हैं? 3। तो 3 हो गए रेड। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल r बट कैपिटल P, यानी कि जो R जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में हो और P जीन वो डोमिनेंट फॉर्म में हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी जीन P प्रेजेंट होता है तो वो अपने आप को अकेला या इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी P के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कोई भी कलर प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेन का कलर रहेगा वाइट। तो ये 3 कैसे हो गए? वाइट। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल r स्मॉल p, यानी ना कैपिटल डोमिनेंट फॉर्म में ना R जीन है ना ही P जीन है। तो वहां पर ना मॉडिफायर है ना उसको सप्लीमेंट करने वाला जीन प्रेजेंट है, तब भी वहां पर ग्रेन का कलर होगा वाइट, क्योंकि ना R है ना ही P है। तो ये भी हो गया वाइट। इन दोनों को ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 9:3:4, यानी 9 पर्पल 3 रेड, 9 पर्पल 3 रेड एंड 4 वाइट। रेशियो मॉडिफाई हो गया 9:3:4। वेरी सिंपल। One gene is alone sufficient to produce red color. However, second gene is not able to produce its phenotype, but when it is present with the first one, it modifies the effect of first gene. वही हुआ है, R से रेड कलर, P से कोई कलर नहीं, लेकिन जब P R के साथ आ गया तो उसने रेड को कन्वर्ट कर दिया पर्पल में, जिसकी वजह से 3 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन मिले, पर्पल, रेड एंड व्हाइट। So this is all about of supplementary gene. If you find my video helpful to you, then hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.